आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 5 सवाल जो कि मैंने आपके कमेंट्स में से पिक किए हैं और वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है मुझसे पूछे जा रहे थे। सो आई थॉट कि मैं उन पे एक कलेक्टिव वीडियो बना दूं। उसमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिनको अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पॉटिंग होती है तो क्या वो डेंजरस है? क्या इसका मतलब है कि उनके बेबी जो है वो वीक हो जाएगा या उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी या कोई भी उससे रिलेटेड जो भी आपको आपके क्वेरीज हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी स्टार्ट में ही टेस्ट पॉजिटिव होने के फौरन बाद जो है स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका बेबी ग्रो नहीं कर रहा। मेरी अक्सर अपने पेशेंट से ये रिक्वेस्ट होती है, बल्कि मैं अपनी कोलीग्स के साथ भी ये डिस्कस करती हूँ कि हमें स्कैन कराने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए अनलेस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन ना हो। उसकी वजह ये है कि जब हम 7 हफ्ते से पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो कई दफ़ा बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई होती और उससे जो मदर है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चली जाती है, एंग्शियस हो जाती है कि अभी बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई तो आगे पता नहीं बच्चा ग्रो करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 7 वीक्स पे जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो मोस्ट ऑफ द फीटस जो हैं उनकी कार्डिक एक्टिविटी आ चुकी होती है। जहां तक बात है स्पॉटिंग की या ब्लीडिंग की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मेडिकेशंस होती हैं। आप एज अर्ली एज पॉसिबल, बल्कि आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस में मैंने हमेशा ये काउंसिल किया होता है कि जिस दिन आपको पता चलता जाए कि आपको प्रेगनेंसी है, आप अपनी डॉक्टर को विजिट कीजिए। उसमें फिर हम आपको कई दफ़ा हम हार्मोन्स देते हैं, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग रोकने के लिए आपको दवाई दी जाती है और इस तरह से आपकी ब्लीडिंग स्पॉटिंग सेटल भी हो जाती है और प्रेगनेंसी भी फर्दर ग्रो करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि 25% ऑफ केसेस में जिनमें ब्लीडिंग स्पॉटिंग कंटिन्यू रहती है, ठीक नहीं होती, तो उसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो या तो नॉन वायबल होती है, बच्चा ठीक तरह से बना नहीं होता, वो कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो उसको अगर जो है हम जितना भी मेडिकेट कर लें, वो एक डेस्टिन्ड है कि इस प्रेगनेंसी ने ग्रो नहीं करना। वो या तो मिसकैरेज हो जाती है और या वो प्रॉपर्ली आगे जाकर मिसकैरेज या अबॉर्ट हो जाती है। दूसरा सवाल ये है कि हम अगर हमें प्रेगनेंसी है तो क्या हम जॉब पे जा सकते हैं, और स्पेशली वो खवातीन जो कि बाइक्स पर जाती हैं या आजकल तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ को हमने देखा है कि खुद स्कूटीज भी चलाती हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन जो है कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हम बाइक चला सकते हैं। इसमें मैं ये कहूंगी कि अगर तो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं हो रही, आपका फर्स्ट स्कैन क्लियर आ गया है, कोई पेन नहीं है, तो आप बाइक का सफर कर सकती हैं। चाहे तो खुद ड्राइव कर सकती हैं बाइक अगर आप बहुत एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, या अगर अपने किसी मेल मेंबर के साथ भी जाती हैं तो, और अगर बम्पी रोड्स नहीं हैं, क्लीन रोड्स हैं, प्लेन रोड्स हैं, तो आप उसमें बाइक पे भी जा सकती हैं। मैं कभी भी अपनी पेशेंट्स को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उनको जॉब छोड़ने का मशवरा नहीं देती अनलेस कि कुछ कंडीशंस ना हो जिसमें उनको बेड रेस्ट चाहिए हो या जिनमें उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उनका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, उनको रेस्ट नहीं दिया दिया जा रहा। तो तब तक मुझे ये होता है कि पेश आप जो है अपना काम करती रहें, बिकॉज दिस नॉट ओनली हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन यू, बल्कि आपके जो बेबी है उस पर भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। थर्ड ये है कि हर दफ़ा हमें अल्ट्रासाउंड में डेट डिफरेंट क्यों दी जाती है। जो हमारी डिलीवरी की डेट है हर दफ़ा डिफरेंट आती है। तो इसको मैं पहले भी एक दफ़ा अपने एक अल्ट्रासाउंड के वीडियो में डिटेल से बता चुकी हूँ कि जो डिलीवरी की डेट हम स्कैन से फाइनलाइज करते हैं, ये वो डेट है जो हमें 8th वीक के स्कैन पे पता चलती है। 8th वीक के बाद जो भी अल्ट्रासाउंड में डेट आ रही है वो आ रही है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ योर बेबी। कई दफा किसी महीने बेबी थोड़ा ज्यादा ग्रो कर जाता है, कई दफा थोड़ा कम ग्रो कर जाता है, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। जो मेजरमेंट्स हैं उनमें 1-2 मिलीमीटर से भी जो डेट्स हैं वो हफ्ता हफ्ता आगे पीछे हो जाती हैं। सो अगर तो आपको अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड श्योर है कि इस डेट को आपको पीरियड्स आए थे, वी गो बाय दैट डेट। और वही डेट अगर आपके 8th वीक के अल्ट्रासाउंड के साथ कोलैबोरेट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो देन दैट इज द बेस्ट थिंग, हम उसी को लेकर चलेंगे। सो अगले अल्ट्रासाउंड्स में अगर डेट कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो वो ये शो करता है कि या तो बेबी की ग्रोथ इफेक्ट हो रही है, या तो ग्रोथ बेबी एक्सेसिव वेट गेन कर रहा है, या अगर उसका वेट कम हो रहा है तो उसकी क्या रीजंस हैं। सो उसमें भी हमें डिलीवरी डेट को चेंज नहीं करना होता, हमें बेबी के लिए मैनेजमेंट करनी होती है।
एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि जो कि रिसेंटली मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि 2 से 3 डिलीवरीज़ जिन पेशेंट्स की हो जाती हैं, उनको दे फ़ील लाइक कि उनकी बॉडी जो है वो लोअर डाउन बॉडी जो है वो लूज़ हो चुकी है, जिसमें उनको फिर यूरिन में प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरेथ्रल प्रेशर होता है, दे फ़ील लाइक दैट समथिंग इज़ कमिंग आउट ऑफ द वजाइना। ऑब्वियसली इंटीमेट रिलेशनशिप में भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी क्या सिचुएशंस हैं, ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं कि तीसरे या चौथे बच्चे के बाद उनको लिया जाए, ताकि एक तो उनकी इंटीमेट लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो और साथ ही साथ उनकी बॉडी भी जो है वो इन शेप हो जाए। तो इसके लिए 2 से 3 चीज़ें हैं। अगर मैं अपने पेशेंट की थर्ड डिलीवरी करूँ तो आई डू देयर एपिजियोटमी, यानी कि मैं उनका छोटा ऑपरेशन ज़रूर करती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि ऑब्वियसली पहले 2 ऑपरेशन, क्योंकि मोस्टली सेकंड डिलीवरी के बारे में छोटा ऑपरेशन नहीं किया जाता, थर्ड, फोर्थ फिर आगे तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता, बट आई डू। और उसकी मेन रीज़न यही होती है कि जब बहुत ज़्यादा डिलीवरीज़ हो जाती हैं, तो एक सिंपल सी बात है कि वजाइना एक मस्कुलेचर ऑर्गन है, तो एक मसल जब बहुत ज़्यादा खुलता है, तो फिर वापस उसकी इलास्टिसिटी आना मुश्किल होती है। सो थर्ड बेबी के बारे में मैं दोबारा एपिजियोटमी करके आई ट्राई टू री मेक द एनाटमी, उसको हम दोबारा से जो किनाल है उसको हम थोड़ा तंग कर देते हैं, सो दैट के पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, यूरिन में प्रॉब्लम ना हो, प्रेशर ना हो, और उनके इंटीमेट रिलेशनशिप भी जो है उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। एक और क्वेश्चन जो स्पेशली मुझसे पूछा जाता है वो है 9वें महीने में जो पेन्स हैं, जो आर्टिफिशियल पेन्स लगाई जाती हैं, वो जो नेचुरल आने वाली दर्दें हैं उनसे ज़्यादा होती हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो उसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो पेन नेचुरली स्टार्ट होती है, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये लेबर पेन है, इसने स्ट्रॉन्ग होना है, इसने तेज़ होना है, ये तेज़ होगी तो बेबी डिलीवर होगा। लेकिन जब आपको पता है, आप एक पेनलेस स्टेट में हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर आपको टैबलेट रखी जाती है, फिर उस टैबलेट का एक सर्टेन ऑनसेट ऑफ टाइम है कि उस टाइम पे ये जो है पेन स्टार्ट होगी। तो आपका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है कि अच्छा, अब जो गोली से दर्द आनी है वो बहुत तेज़ आनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपका ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ कि पेन हमें यूट्रस खुलने के लिए और डिलीवरी होने के लिए एडिक्वेट ही चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पेन्स हो जो कि हम टैबलेट से देते हैं। अगर पेन एडिक्वेट नहीं होगी तो यूट्रस नहीं खुलेगा। ये एक कॉन्सेप्ट कि जो हम आर्टिफिशियल गोली रख के दर्दें लगाते हैं, वो दर्दें ज़्यादा तेज़ होती हैं या ड्रिप से ज़्यादा तेज़ होती है, बजाय इसके कि जो नेचुरली पेन्स आती हैं, ये टोटली एक मिथ है। ये सिर्फ आपका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जी गोली रखी है तो दर्दें तेज हो रही हैं। आई होप मेरे वो सारे व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने ये कमेंट्स बार-बार मुझे किए थे कि हमें सेपरेटली इसका आंसर चाहिए, दे विल बी हैप्पी कि अब मैंने प्रॉपर्ली एक सेपरेट वीडियो में आपको इसका आंसर दे दिया है। थैंक यू सो मच।